हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स को। और देखिए, एक करंट अफेयर्स जो भी होगा ये बिहार स्पेशल होगा। यानी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम्स होंगे, लाइक बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार टीचर और बीएसए का अभी वैकेंसी आ चुका है। इसका फॉर्म का डेट 19 अप्रैल तक है, तो आप लोग फिल कर लीजिएगा जिनका मैथ और कॉमर्स वगैरह होगा। ठीक है। और बीपीएससी, ठीक है, उसके बाद बीईओ का एक वैकेंसी है ना, बहुत सारा वैकेंसी बिहार में आने वाले हैं। तो बिहार के जितने भी वैकेंसी है, जितने भी एग्जाम्स है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी के लिए एक करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और देखिए, एक करंट अफेयर्स वीडियो थोड़ा सा बाकी लोगों के कंपेयर मेरा लंबा हो जाता है, अप्रोक्स 30 मिनट के आसपास हो जाता है, क्योंकि हमने कंटेंट ना बहुत रिसर्च करके और बहुत सारे कंटेंट बहुत कम पेज में ऐड किए रहते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। तो चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर्स देखते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और आज है 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल को हम लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं। लेकिन 13 अप्रैल कल था, तो 13 अप्रैल से रिलेटेड एक और बात हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। ठीक है। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी हुई थी रॉलेट एक्ट के थ्रू। किसके थ्रू? रॉलेट एक्ट के थ्रू। रॉलेट एक्ट के थ्रू 1919 में जो आया था, उसके थ्रू गिरफ्तारी हुई थी। इसी को लेकर जालियांवाला बाग एक बाग है, पार्क है पंजाब अमृतसर में। वहीं पे बहुत सारे भीड़ ने शांतिपूर्वक तरीके से अपने एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी एक जो जनरल डायर है, रेजिनॉल्ड जनरल डायर, कर्नल रेजिनॉल्ड जनरल डायर ने सैनिक के साथ बाग में घेरा, घुसा पार्क में और गेट बंद करके उस पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जिसको लेकर बहुत सारे भारतीय की वहां पे मौत हो गई थी। लगभग 1000 भारतीय की वहां पे मौत हो गई थी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो गवर्नमेंट का उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ऑफिशियल डाटा क्या था, तो 379 था ऑफिशियल डाटा है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप नेट वगैरह जेआरएफ या बीपीएससी या यूपीएससी वगैरह दीजिएगा तो ये 379 आता है। ओके। नाउ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे सैकड़ों लोग मारे गए थे। ठीक है, जो अपने देश के लिए शहीद हुए थे, बहुत सारे लोग घायल हुए थे। इसको लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड है उसकी उपाधि त्याग दिए थे। उसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा दिया गया केसर ए हिंद पदक लौटा दिया था। ये दक्षिण अफ्रीका नहीं, इनको अंग्रेजों के द्वारा ही दिया गया था केसर हिंद की उपाधि, तो इनको ये वापस कर दिए थे। केसर हिंद की उपाधि इसलिए दिया गया था महात्मा गांधी को कि महात्मा गांधी जो है वो भारतीयों को प्रेरित किए थे कि आप जाके प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ दीजिए। इसी को लेकर अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिए थे। तो ये भी वापस कर दिए महात्मा गांधी। फिर जो रॉलेट अधिनियम है फरवरी 1919 में आया था। हंटर कमीशन 14 अक्टूबर 1919 में आया था। और कांग्रेस सत्र जो दिसंबर 1919 अमृतसर में ही आयोजन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स वगैरह है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए आज के हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती किस तिथि को मनाया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो जयंती है वो मनाया गया था 14 अप्रैल को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 14 अप्रैल को मनाया गया। 14 अप्रैल को मनाया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती। अब देखिए, यहाँ पे हमने सभी चीजें को माइंड मैप के तरीके से ऐड किया। 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाई जाती है डॉक्टर अम्बेडकर जयंती। ठीक है। इनको हम लोग भीम जयंती के नाम से इस दिवस को जानते हैं, भीम जयंती के नाम से भी जानते हैं। और 1990 में इनको मरणोपरांत दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। और 1990 और 91 जो वर्ष था उसको सामाजिक न्याय का वर्ष घोषित किया गया था। सामाजिक न्याय का वर्ष घोषित इसलिए किया गया था क्योंकि समाज में न्याय को लेकर, समानता को लेकर अंबेडकर जी ने बहुत सारे कार्य किए थे, बहुत सारे आंदोलन किए थे, बहुत सारे पार्टी का संगठन किए थे, हर चीज किए थे। तो इसको लेकर 1990 और 91 को सामाजिक न्याय का वर्ष घोषित कर दिया गया था। अगर हम लोग बी आर अम्बेडकर जी की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और उनको किस लिए पहचाना जाता है? तो इनकी पहचान जो है, ये विधिवेता थे, एक वकील थे। ठीक है। अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ थे और एक समाज सुधारक थे। ठीक है। वकील भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ थे और समाज सुधारक भी थे। संविधान निर्माता में इनका माना जाता है इनको, क्योंकि संविधान के जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष भी रहे और इनको संविधान का जनक भी बोला जाता है।
पहले कानून मंत्री भी रहे हैं, भारत के पहले विधि मंत्री भी रहे हैं, दलित आंदोलन, दलित बौद्ध आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी रहे हैं। इनके अगर बात करें कुछ बुक्स वगैरह के, तो एनहिलेस एनिहिलियंस ऑफ कास्ट हु वेयर द शूद्रास, ठीक है। तो ये इनका जो है लेखन है, ठीक है। बाकी इनके मुख्य नायक के संपादक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही हैं, और बहिष्कृत भारत के भी संपादक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। अगर इनको हम लोग राजनीति के इनका पॉइंट ऑफ व्यू से इनके कुछ पॉइंट्स देखें, तो 1936 में इन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना किए थे। 1942 में अनुसूचित जाति महासंघ के स्थापना किए थे, और 1956 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के स्थापना किए थे। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और संविधान लागू करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। और 14 अप्रैल को इनके जयंती पे मध्य प्रदेश सरकार ने इन पे के नाम पे एक वन्य जीव अभयारण्य बनाने की घोषणा की है, जो कि मध्य प्रदेश का 25वां वन्य जीव अभयारण्य होगा। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख दिवस की बात करें तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम लोग मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाते हैं, 15 अप्रैल को विश्व काला दिवस, 17 अप्रैल को विश्व होम्योफिलियो दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के तौर पे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बोल रहा है हाल ही में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल 2025 में 1000 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। 1000 बाउंड्री मतलब जो चौके छक्के की जो बौछार होती है, तो चौके और छक्के लगाने वाले लगभग 721 चौके लगाए हैं, और बाकी के जो 279 छक्के लगाए हैं विराट कोहली ने। तो टोटल 1000 बाउंड्री इनका हो गया, और ऐसे करने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने, भारतीय नहीं पूरे दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, विराट कोहली ऐसा कारनामा किए हैं। बाकी यहाँ पे डिटेल हम लोग देखें विराट कोहली के बारे में, तो हम ना यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दिया करेंगे, ताकि जो है आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, तो 1000 जो है बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, विराट कोहली बने हैं, ठीक है। और 721 चौके और 279 छक्के इन्होंने लगाए हैं। सबसे ज्यादा चौके आईपीएल में सीट्स पे रहे, यानी सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले अगर कोई खिलाड़ी है आईपीएल में, तो विराट कोहली ही हैं। और छक्के के मामले में ये थोड़ा सा तीसरे स्थान पे चले जाते हैं, क्योंकि क्रिस गेल 357 छक्के लगाए हुए हैं, और रोहित शर्मा 282 छक्के लगाए हैं, लेकिन विराट कोहली का 279 है। तो अगर ये दो तीन और लगा देते हैं, ठीक है, चार और छक्के अगर लगा देंगे विराट कोहली, तो फिर ये रोहित शर्मा से आगे चल जाएंगे और दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। अगर हम लोग बात करें, अभी आईपीएल का सीजन 18वां सीजन चल रहा है, और ये आईपी आरसीबी की तरफ से विराट कोहली खेलते हैं। और जो ये 1000 बाउंड्री 1000वां बाउंड्री जो लगाए हैं, वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ लगाए हैं विराट कोहली। इनका 99 अर्धशतक है टी20 के इतिहास में, 99 अर्धशतक है, जो कि मात्र डेविड वार्नर से पीछे है। डेविड वार्नर का 100 अर्धशतक है, और विराट कोहली का 99 अर्धशतक है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे है, ये याद रखिएगा। हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में ये फर्स्ट नंबर पे चले जाइए और डेविड वार्नर का बराबरी कर ले। अगर हम लोग आईपीएल की बात करें, तो वर्तमान में जो आईपीएल हो रहा है, ये 25वां आईपीएल 2025 में जो हो रहा है, 18वां आईपीएल हो रहा है, 18th संस्करण हो रहा है, जो कि 22 मार्च से लेकर 25 मई 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। 13 शहरों में इसका आयोजन होगा। इसके प्रायोजक टाटा है। 10 टीमें इसमें भाग लेंगी। टोटल 74 मैच खेला जाएगा इसमें। टूर्नामेंट जो है वह ग्रुप स्टेज और प्ले ऑफ में होगा। 25 मई 2025 का जो फाइनल होगा वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। उद्घाटन समारोह की बात करें तो कोलकाता में होगा। उद्घाटन मैच भी कोलकाता में हुआ था, और उद्घाटन मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के बीच ईडन गार्डन्स में हुआ था। ठीक है, हुआ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम आईपीएल से रिलेटेड और फैक्ट देखें, तो आईपीएल की नीलामी के बारे में बात करें। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं आईपीएल के और कुछ इम्पैक्ट के बारे में। तो आईपीएल जो है वह भारत में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, और ये पुरुषों के लिए टी20 लीग है, और एमपीएल भी होता है।
सॉरी WPL भी है तो वुमेन्स प्रीमियर लीग, जिसका हाल ही में विजेता कौन बना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके प्रशासक BCCI है, यानी IPL का आयोजन BCCI के द्वारा किया था। इसका प्रथम संस्करण 2008 में किया गया था। वर्तमान में 2025 में 18वां संस्करण है और T20 फॉर्मेट में होता है। सबसे सफल टीम अगर 2024 तक की बात करें तो, क्योंकि 2025 तो अभी चल ही रहा है, तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स है, दोनों ने 5-5 खिताब जीते हैं IPL में। अगर हम लोग आईपीएल का जो नीलामी होता है उससे रिलेटेड फैक्ट्स देखें तो आईपीएल का नीलामी नवंबर 2024 में ही हुआ था 2025 के लिए, जो कि जेदा सऊदी अरब में हुआ था। इसमें टोटल 577 खिलाड़ियों का नीलामी हुआ था, जिसमें 367 भारतीय खिलाड़ी और 210 विदेशी खिलाड़ी थे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले यही याद रखना है कि सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत है, जो कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स के द्वारा खरीदा गया था 27 करोड़ रुपए में। और सेकंड जो महंगा खिलाड़ी है वह है श्रेयस अय्यर, जो कि पंजाब किंग्स के द्वारा लिया गया था 26.75 करोड़ रुपए में। और सबसे महंगे अगर विदेशी खिलाड़ी की बात करें तो जोस बटलर है, जो कि गुजरात टाइटन के द्वारा लिया गया था 15.75 करोड़ रुपए में। और सबसे युवा खिलाड़ी की बात करें तो बिहार के वैभव सूर्यवंशी है, जो कि 13 वर्ष के हैं और राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपए में इनको खरीदा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीजें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष पे रहा है? कौन सा हवाई अड्डा जो है वो शीर्ष पे रहा है? तो यहाँ पे सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट शीर्ष पे रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। सेकंड पे हमाद रहा है। थर्ड पे रहा है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, चलिए और थोड़ा सा जूम कर ले। अब हम लोग देखेंगे तो जो एक चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में स्थित है और ये 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। दूसरा स्थान हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दोहा कतर में स्थित है। ठीक है, कतर में स्थित है। और तीसरे नंबर पे टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जो कि फुनुई जापान में स्थित है, हेनेडा जापान में। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ग्राहक की संतुष्टि, बुनियादी ढांचा, सेवाएं और नवाचार के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। अवार्ड्स मंच की बात करें तो स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 जो है वह इसके द्वारा यह सिलेक्शन किया गया है। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 के द्वारा सिलेक्शन किया गया, जिसमें सिंगापुर सबसे नंबर 1 पे आया है। और ये जो पुरस्कार है इसका आयोजन मैड्रिड में किया गया। हम लोग सिंगापुर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, बिल्कुल यह है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और ये है सिंगापुर, यहाँ पे बिल्कुल ये सिंगापुर है, जहाँ पे हमने यहाँ पे डॉट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगापुर करके एरो लगाया हुआ है। तो यहाँ पे सिंगापुर स्थित है। सिंगापुर जो है पैसिफिक ओशियन में स्थित है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अगर हम लोग कुछ भारत की संदर्भ में बात करें कि इसमें भारत को लेकर भी क्या प्रदर्शन रहा है इस अवार्ड शो में, तो जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो यह भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारत और दक्षिण एशिया का। वहीं अगर भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय अगर हम लोग हवाई अड्डा की बात करें तो यह बेंगलुरु कैंप गोड़ा एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। और भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्टाफ सेवा में सबसे बेहतर स्टाफ सेवा किस एयरपोर्ट पे दिया जाता है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट पे दिया जाता है। ये इसको पुरस्कार मिला है हैदराबाद को। और गोवा मनोहर एयरपोर्ट जो है भारत और दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट अड्डा बन के निकला है। ठीक है, तो गोवा जो है उसमें सबसे स्वच्छ है। हैदराबाद में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टाफ आपको देखने को मिलेगा। और बेंगलुरु को कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पे सबसे क्षेत्रीय हवाई अड्डा। और एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दिल्ली का जो मतलब दक्षिण एशिया का यहाँ पे बात हो रहा है। ओवरऑल एशिया में तो फिर सिंगापुर आ ही जाएगा। दक्षिण एशिया का बात किया जा रहा है तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा का यहाँ पे नाम निकल के आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक सेकंड थोड़ा सा छोटा कर लें। अरे यार, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया इसमें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था। हाल ही में 1 करोड़ पौधे लगाने वाले वृक्ष पुरुष पद्मश्री रमैया का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध तेलंगाना से है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तेलंगाना से इनका संबंध है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तेलंगाना से इनका संबंध है। दारेपल्ली रमैया जी का हाल ही में निधन हो गया 87 वर्ष की उम्र में, और इन्होंने 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। ठीक है, इसलिए इनको ग्रीन ग्रुसेडर के नाम से भी जाना जाता है, और इनको 2017 में पद्मश्री भी दिया गया था, और ये वन्य जीव या चेट रमैया के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया, तेलंगाना से संबंधित है। प्रमुख निधन की अगर हम लोग बात करें जिनका 2025 में या लास्ट 2024 में जिनका निधन हो गया उनके बारे में देखें, तो वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का निधन हो गया, जो कि राजनीतिज्ञ से संबंधित है। रामाकांत रथ का निधन हो गया, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हो गया, जो एक शास्त्रीय गायक थे। पद्मश्री गोदावरी सिंह का निधन हो गया, जो कि काष्ठ कला से संबंधित थी। मायाधर राउत का निधन हो गया, जो कि ओडिसी नृत्यक थे। मिलिंद रेगे का निधन हो गया, जो कि मुंबई क्रिकेट के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया, जो राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी भी रह चुके हैं। नवीन चावला की बात करें तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया नवीन चावला जी का। ललिता लतिका कट का हाल ही में निधन हो गया, जो कि प्रसिद्ध एक मूर्तिकार रह चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हाल ही में एरिडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग दिया गया। इस उत्पाद का संबंध किस राज्य से है? इस उत्पाद का संबंध जो है वह मेघालय से है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रिडिया सिल्क और खासी हैंडलूम, खासी से नाम से ही पता चल रहा है कि मेघालय से संबंधित है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अगर आप लोग देखेंगे तो केंद्र सरकार ने मेघालय के 2 पारंपरिक वस्त्र उत्पादों रिडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया है। ठीक है, ये नए जीआई टैग कौन कौन से? तो रिडिया सिल्क और खासी हैंडलूम है। ठीक है, वर्तमान में हाल ही में बहुत सारे उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो अगर हम लोग धीरे धीरे सभी उत्पाद के बारे में देखें, तो एक है कुंभकोणम पान के पत्ते, जो कि थंजावुर का है, और इसको जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, उसके बाद है तोलाई फूलमाला, कन्याकुमारी में, दोनों तमिलनाडु का ही जीआई टैग है, याद रखिएगा। तो तोलाई फूलमाला ये भी तमिलनाडु का, इसको भी जीआई टैग दिया गया। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट या जमालपुर गुजरात का, इसको भी जीआई टैग दिया गया। चापत्ता मिर्च तेलंगाना से संबंधित है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला अहमदाबाद से संबंधित है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। और नोलेन गुरु संदेश जो है एक मिठाई है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, संदेश से ऐसा कुछ नहीं समझिएगा कि मैसेजन वाला काम है, नहीं। नोलेन गुरु संदेश एक मिठाई है पश्चिम बंगाल का, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। और अमल साद चीकू एक फल है, अमल साद चीकू फल है गुजरात का, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। अगर हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग की बात करें, तो इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और इसका पंजीकरण 10 वर्ष के लिए होती है। यानी जो भी जीआई टैग दिया जाता है 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। रजिस्ट्री यहाँ चेन्नई तमिलनाडु में इसका ऑफिस है, वहीं से इसकी रजिस्ट्री किया जाता है। सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 75 जीआई टैग दिए गए हैं। और भारत का पहला जीआई टैग की बात करें, तो दार्जिलिंग की चाय है, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है, वर्ष 2004 में इसको दिया गया था। मरचा चावल की बात करें तो यह बिहार का जीआई टैग है। मखाना बिहार से संबंधित है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, मखाना। ठीक है, शाही लीची, जो कि हाल ही में बीपीएससी में आया भी हुआ था, शाही लीची की बात करें। ठीक है, मरचा चावल, मगही पान, ये सबको जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हाल ही में मैरीटाइम एंगेजमेंट 2025 बहुपक्षीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो देखिए भारत ने क्या किया, अफ्रीका के कुछ देशों के साथ, ठीक है, अफ्रीका के कुछ देशों के साथ यहाँ पे क्या किया, अपना एक युद्ध अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, बोला है कि चलिए हम लोग युद्ध अभ्यास करते हैं, आप लोग भी थोड़ा मजबूत बनिए, ताकि आप लोग के पास कोई हमला करे, आप लोग कमजोर देश है, हमला करे तो आप संभाल सके। तो भारत ने क्या किया कि अफ्रीका के लगभग 11 देशों के साथ यहाँ पे मैरी टाइम एंगेजमेंट। अब मैरी टाइम से आपको पता चल रहा है कि मैरी टाइम जो शब्द यूज होता है वो समुद्र वगैरह में, ठीक है, नौसेना में यूज होता है, तो ये नौसेना से संबंधित ये युद्ध अभ्यास है। ओके, ये हो गया, नाम से ही पता चल जाता है, तो नौसेना से संबंधित ये युद्ध अभ्यास है। इसमें 11 देश शामिल है, लेकिन 11 देश में एक जो है वह मुख्य बना दिया गया तंजानिया को। तो तंजानिया में इसका आयोजन किया जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत और तंजानिया के सह सहयोग से 11 अफ्रीकी देशों के बीच मैरीटाइम एंगेजमेंट 2025 बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है।
बाकी हम यहाँ पे चलिए डिटेल हमने ऐड कर दिया कि मैरीटाइम एंगेजमेंट 2025 अफ्रीका इंडिया मैरीटाइम एंगेजमेंट के नाम से इसको जाना जा रहा है, जो कि 13 से लेकर 18 अप्रैल 2025 तक दार एस सलाम तंजानिया में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रमुख आयोजक भारत और तंजानिया है इनके, ठीक है। बाकी इसका संचालन जो भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसमें दो चरण है, हार्बर चरण और समुद्री चरण, दोनों चरण है इसमें। प्रतिभागी देश इसमें 11 हैं, जिसके भारत, तंजानिया, कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स और दक्षिण अफ्रीका इसके अंतर्गत आते हैं। उद्देश्य की बात करें तो क्षेत्रीय जो है क्यों इसको मनाया जा रहा है, तो क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों के लिए सहयोगी समाधान विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में ऑस्कर में डैश के लिए नया पुरस्कार श्रेणी जोड़ी गई है। किसमें? ऑस्कर में एक नया पुरस्कार श्रेणी जोड़ी गई है, और क्यों जोड़ी गई है? तो स्टंट कार्य के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्टंट कार्य के लिए नया श्रेणी जोड़ा गया है। बताया ये जा रहा है कि और जो बहुत सारे जो निर्देशक हैं, बिल्कुल निर्देशकों के द्वारा यहाँ पे मांग उठाया जा रहा है लगभग 2022 से ही, कि हम लोग मूवी बनाते हैं तो उसमें एक स्टंट का पोर्शन आता है जो बाकी सभी जो सीन होता है, जो भी बाकी और कार्य होता है मूवी में, उससे बहुत खतरनाक होता है। और बहुत सारे स्टंट में तो बहुत सारे कलाकार की मृत्यु भी हो जाती है। आप बहुत सारे न्यूज़ वगैरह देखते होंगे। कुछ ही दिन पहले समुद्र में स्टंट होने के चक्कर में एक अभिनेता थे, उनकी डेथ हो गया था, गिर गए थे, उसी में डूब गए थे। तो बहुत सारे घटना हो जाती है। तो इसको लेकर कोई पुरस्कार नहीं ऑस्कर में, तो यहाँ पे बोला गया, बहुत सारे 2022 से चल रहा था मामला कि यहाँ जोड़ा जाए। तो अब जाकर यहाँ पे ऑस्कर के जो संस्था है, उन्होंने यहाँ पे बोला कि बिल्कुल आप लोग का कहना सही है। तो लेकिन हम इसको क्या करेंगे कि ऑस्कर का जो 100th यानी 100वां जो समारोह होगा 2028 में, तो उसमें हम लोग स्टंट कार्य के लिए एक नया पुरस्कार जोड़ेंगे, और जो स्टंट अच्छे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टंट करेंगे उनको हम लोग पुरस्कार देंगे। तो 2027 में जो भी फिल्म रिलीज होगा और उसमें जो बेस्ट स्टंट करेंगे उनको 2028 में 100वां ऑस्कर पुरस्कार समारोह में उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमने बहुत सारे डिटेल ऐड किया। तो 2028 में यहाँ पे वही सारा चीज लिखा गया, 100वां ऑस्कर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन का पुरस्कार इनको दिया जाएगा, जो भी स्टंट करेंगे, ठीक है। अगर ये और एक घोषणा किसके द्वारा किया गया था? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, और 2027 में जो भी फिल्म रिलीज होगा उसको ये दिया जाएगा। हम लोग ऑस्कर के बारे में बात करें तो ऑस्कर की प्रारंभ 1929 में हुआ था, ठीक है। और पहला समारोह 16 मई को हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में इसका आयोजन किया गया था। इसका आधिकारिक नाम की बात करें ऑस्कर का, तो आधिकारिक नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, ओके। सबसे पहले जो है सर्वाधिक ऑस्कर किसने जीता है? 22 ऑस्कर जीतने वाला जो मूवी है वह है वाल्ट डिज्नी। और सबसे अधिक जो कैथरीन हैपबर्न, जो कि 4 बार ऑस्कर जीती है, और इन्होंने चारों बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, कैथरीन हैपबर्न ने, ठीक है। और 11 ऑस्कर जीतने वाले 3 फ़िल्म हैं। कितने? 11 ऑस्कर जीतने वाली 3 मूवी है। कौन-कौन से? तो है बेन-हूर, जो कि 1959 में 3 ऑस्कर जीती थी। टाइटैनिक 1997 में भी इन्होंने 11 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। बेन-हूर भी 11 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे, ये भी 11। और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग 2003 में इन्होंने भी, इस मूवी ने भी 11 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। तो अभी तक 3 ऐसे मूवी है जिसने 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो भानु अथैया को पहली भारतीय जो थे जिनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था 1983 में, गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको दिया गया था, भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार। सत्यजीत रे को मानद ऑस्कर दिया गया था 1992 में, ठीक है। स्लम डॉग मिलेनियर को 2008 में 8 जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से जो है ए आर रहमान जो कि भारतीय हैं, इनको 2 ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। पहली बार 1929 में 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्में विंग्स और सनराइज को पहली बार ऐसा हुआ था कि 2 फिल्मों को ऑस्कर दिया गया था एक ही सीजन में, और ये 1929 में शुरुआत में हुआ था। और वो 2 फिल्म था विंग्स और सनराइजर्स, इस दोनों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था 1929 में। उसके बाद से कब हमेशा से एक ही मूवी को दिया जाते आया है। हम लोगों ने, भारत ने 95वां 95th नंबर का 2023 में जो ऑस्कर हुआ था उसमें भारत ने 2 पुरस्कार जीता था। एक तो नाटू नाटू जो सॉन्ग था आरआरआर का,
ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया था, और एक द एलिफेंट विस्पर्स एक डॉक्यूमेंट्री था, उसको भी ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का पुरस्कार दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, भारत के संदर्भ में यहाँ से हो गया, ठीक है, और ये हो गया विश्व के संदर्भ में, ठीक है, और यही सब एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे 97 नंबर का ऑस्कर दिया गया 2025 में, तो उसमें अगर हम लोग बात करें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा का दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सीन बेकर को दिया गया, जो कि अनोरा का ही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एड्रियन बॉडी को दिया गया, जो कि द ब्रूटलिस्ट का है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिकी मेडिसन को दिया गया, अनोरा फिल्म का। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, तो ये सहायक अभिनेत्री, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार आई एम स्टिल हियर, जो कि ब्राजील का फिल्म है, इसको दिया गया, याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ न्यूज देख लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट्स में, जो कि इम्पोर्टेंट है और याद रखना है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। हुआ क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक जगह है जिसका नाम है खुलताबाद। तो खुलताबाद जो जगह है, इसका नाम बदल के रत्नापुर कर दिया गया है, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो आप याद रखिएगा। और ये यहाँ पे औरंगजेब का कब्र भी है, तो इसका खुलताबाद का नाम बदल के रत्नापुर कर दिया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी, ठीक है, कदम्ब नृत्य केंद्र के संस्थापक भी थी, जिनका नाम था कामुदिनी लखिया। इनका हाल ही में निधन हो गया है 95 वर्ष की उम्र में। तो ये आप याद रखिएगा। और इनको 2025 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। कामुदिनी लखिया को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, कामुदिनी लखिया को 2025 के गणतंत्र दिवस में। तो इनका हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उसके बाद क्या गया है, यूजीसी नेट, जो यूजीसी होता है, ठीक है, जिसका नाम फुल फॉर्म होता है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इनका जो इसके अध्यक्ष का पोस्ट बहुत दिन से खाली था। तो बहुत दिन से खाली था, तो बहुत सारे डिसीजन नहीं लिया जा रहा था। तो हाल ही में एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है डॉक्टर विनीत जोशी। डॉक्टर विनीत जोशी को हाल ही में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ठीक है, और ये पहले डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये काम करते थे। अब इनको जो है वह अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बाद में फिर से अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। तो ठीक है, और ये पहले ये क्या है, डॉक्टर जोशी जो है वह मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर भी हैं डॉक्टर विनीत जोशी जी। जो यूजीसी है यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के काम करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ शिक्षा मंत्रालय के अंदर एक काम करता है। तो याद रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स आपको अच्छे लगे होंगे, और डेली मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इसका रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।